नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूर्वी राजस्थान में बम्पर वोटिंग हुई है और 2018 की तुलना में 64 में से 37 सीटों पर मतदान बढ़ा है। आपको एक बार यह आंकड़ा भी बताएं क्योंकि पिछली 2018 के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 64 सीटों में से 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। अब पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में गुर्जर मतदाताओं की प्रभावी भूमिका रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में राजेश पायलट और सचिन पायलट के मुद्दे पर कांग्रेस को जम करके घेरा था। पूर्वी राजस्थान में 73.7% मतदान हुआ है। पूर्वी राजस्थान की 64 में से 37 सीटों पर 2018 की तुलना में 2023 में मतदान बढ़ा है, जबकि 27 सीटों पर वोटिंग कम भी हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2018 की तुलना में 199 में से 117 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 82 सीटों पर मतदान घटा है। वहीं पूर्वी राजस्थान को सचिन पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इसका फायदा आखिर किसे मिलेगा। दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव जो लगातार जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इन इलाकों के अंदर गुर्जर मतदाताओं की भूमिका बड़ी खास रहती है। अब सचिन पायलट क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं और इस पूर्वी राजस्थान के हिस्से में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। 2018 में कई सीटें जिता करके वो लेकर के भी आए थे। 35 सीटों में उनकी कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सके थे और उस वक्त ये माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई से नजर आ रही हैं, तो क्या उसका ही परिणाम है कि इस बार गुर्जर बाहुल्य सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। अब अगर इन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो इसका संकेत क्या है, जरा ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अब जरा आप इलाका दर इलाका आपको जरा वोटिंग परसेंटेज दिखाने की कोशिश करते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं जो कि हाल ही में जारी हुए हैं। अलवर में 74.55% मतदान हुआ है, भरतपुर में 71.80% मतदान हुआ है और धौलपुर के अंदर 78% से ज्यादा मतदान हुआ है, 78.42% मतदान हुआ है। करौली के अंदर 69.27% यहां पर मतदान हुआ है। सवाई माधोपुर के अंदर 70.22% यहां पर मतदान हुआ है और टोंक के अंदर जो कि सचिन पायलट की सीट है 73.01% यहां पर मतदान हुआ है। दौसा की अगर बात कर ले तो 74.37% यहां पर मतदान हुआ है। तो ये लगातार आपको अलग अलग आप क्षेत्रों की वो जो तस्वीर है, वो जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिनके जरिए आपको ये साफ होगा कि आखिर कौन कौन इस वक्त किसके ऊपर ज्यादा संकट नजर आता है। तो ये लगातार आपको विधानसभा चुनाव की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2023 का ये आंकड़ा है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि हर एक क्षेत्र के अंदर कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या इस बार कैसा वोटिंग परसेंटेज रहा है, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो 2023 का ये विधानसभा चुनाव चलिए, और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ आशुतोष रावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, के संधू साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और राजेश चौधरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में जरा आशुतोष रावत जी आपसे ही कर रहा हूं। आशुतोष जी, जरा इस बारे में बताइए कि ये जो आंकड़ा है पूर्वी राजस्थान का, खास करके 39 में से 35 सीटों पर 2018 में कांग्रेस पार्टी को इन सीटों पर बड़ी जीत मिली थी और इसका श्रेय सचिन पायलट को दिया जा रहा था। लेकिन 2023 में गुर्जर बाहुल्य सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ना ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए शुभेंदु, पहली चीज तो जो 2018 के चुनाव थे, उस 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा डेंट उठाना पड़ा था वो पूर्वी राजस्थान ही था। पूर्वी राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से सूपड़ा साफ हुआ, उसकी वजह से वो राज्य की सत्ता से बाहर हुई। पूरे प्रदेश भर में महज 0.5% वोट का डिफरेंस था, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ये सीटों का जो गैप था वो इतना ज्यादा था कि भारतीय जनता पार्टी इस गैप को राज्य के दूसरे हिस्सों से भर नहीं पाई। लेकिन इस बार राजस्थान के, इस पूर्वी राजस्थान के हिस्से में एक अजीब सी स्थिति देखने के लिए मिली। इस बार जहां इस चुनाव के होने से 25 तारीख से पहले या आप कहें कि 23 तारीख से पहले इस यहां पर जो गुर्जर समाज जो डोमिनेट करता है इन सीटों को, जहां निर्णायक होता है, वही तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा,
उसके पक्ष में वो कांग्रेस के पक्ष में, जैसा कि 2018 में एक तरफा जाता दिखाई दे रहा है, 2018 में एक तरफा गया था, वैसा 2023 के चुनाव में मैं कहूं कि 23 नवंबर तक एक तरफा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। गुर्जर समाज को लग रहा था कि वो बटी हुई वोटिंग करेगा, क्योंकि एक गुर्जर समाज के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल धरातल पर देखने के लिए मिल रहा था कि उनके नेता, क्योंकि जो 2018 में जो वोट गुर्जर ने कांग्रेस को किया वो सचिन पायलट जी के चेहरे के नाम पर किया। प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, पूरे इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता को उम्मीद थी कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारे इलाके का मुख्यमंत्री होगा, हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा। इसलिए 23 नवंबर से पहले तक इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए फेवरेबल माहौल देखने के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयानबाजी की गई और उस बयानबाजी के कारण पूर्वी राजस्थान के समीकरण बहुत तेजी के साथ बदले और आप ये कहें कि 25 तारीख तक उसमें बहुत बड़ी संख्या में फेरबदल हुआ। और वो बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजेश पायलट को लेकर दिया गया बयान कि पिता के साथ पुत्र के साथ, पिता के बाद पुत्र के साथ भी कांग्रेस को लेकर के भी हम बहुत बात कर रही करना है। चाह रहे थे। अब इस बयान की वजह से आशुतोष जी, उस बयान का कितना असर रहता है, आपको क्या नजर आता है? उस बयान का प्रधानमंत्री ने जब आखिर मोमेंट पर आकर के राजेश पायलट जी का जिक्र किया, तो उससे क्या आपको लगता है कि माहौल बदला या पहले से ही चल ही रहा था कि ट्रेंड बदलेगा, या जो गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं वहां पर पहले से मतदाताओं के मन में कुछ अलग चल रहा था, या उस बयान के बाद से चीजें बदली हैं? मुझे लगता है कि उस बयान के बाद में शायद गुर्जर समाज का जो ध्रुवीकरण था वो तेज हुआ और उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ, जो 23 नवंबर तक मेरी नजर में पूर्वी राजस्थान में बहुत मजबूत के साथ नहीं उभर पा रही थी। हालांकि यह फर्क कितना पड़ा, सीटों में कितना कन्वर्ट कर पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी एनर्जी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद है वो पूर्वी राजस्थान से, उसकी स्थिति पहले भी पिछले चुनाव में भी मजबूत थी। यही एक इलाका था जिसकी वजह से उसे राज्य की सत्ता से। आशुतोष जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो ध्रुवीकरण हुआ, ये जो गुर्जर बाहुल्य सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इससे फायदा किसको मिला है? देखिए मैं शुभेंदु, ये तो अब 3 तारीख को ही पता चलेगा कि फायदा किसको हुआ, लेकिन अभी मुझे मेरे नजरिए से लग रहा है कि कांग्रेस ने एक बार उस क्षेत्र में पुनः कुछ मजबूती प्राप्त की है। हालांकि सीट में कितना कांग्रेस अपने आप को उस इलाके में कर पाई ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन बयान से कांग्रेस को अभी लग रहा है कि कम से कम फायदा पहुंचा है। शुभेंदु, ठीक है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा है, आशुतोष रावत जी का कहना है। लेकिन राजेश चौधरी जी को जरा मैं जोड़ लेता हूं। राजेश जी, वो बयान जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या बता रहा है आपके लिहाज से? क्या है, बीजेपी के अंदर भी असेसमेंट चल रहा होगा कि जो गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं उसमें, और खास करके पूर्वी राजस्थान की जो पहले 2018 की तस्वीरें थी, 2023 आते आते आपको उम्मीद है कि कुछ बदलेगा यहां पर? सुधेंदु जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे अभी आपने जो पूर्व मेरे वक्ता थे उन्होंने सारी बात स्पष्टीकरण किया, वही बात मैं एक बार कह देना चाहता हूं कि चुनाव 25 तारीख से 3 दिन पहले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभा में एक मार्मिक अपील, एक मार्मिक स्पर जिसे हम कह सकते हैं, गुर्जर समुदाय जो कि पिछले 5 साल से पूर्णतः पीड़ित था, वो पीड़ित इसलिए था कि पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे और उनके नेतृत्व में ही पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई। परंतु गुर्जर समाज एक ठगा सा महसूस किया उसने कि जब मेहनत तो करें हम और मुख्यमंत्री बन जाए गांधी परिवार का। मतलब राजस्थान में गुर्जर समाज ने 99% पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन इसी बात से, पिछली बात से परेशान होके, और जब उनको पता लगा कि गुर्जर समाज केवल यूज एंड थ्रो करती है कांग्रेस, इस बार उन्होंने पूर्ण मानस बना लिया। पूर्वी राजस्थान जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के लीड होगी। इसके कारण है कि मैं बता दूं, सचिन पायलट जी कहीं भी नहीं गए। आप देख लीजिए, पूर्वी राजस्थान में एक भी जगह कैंपेनिंग नहीं की, ना कोई सभा करी, ना कोई रोड नहीं। तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? अपनी पार्टी के लिए उन्होंने कैंपेन नहीं किया? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं वो भी अंदर से पीड़ित है। जैसे उनके पिता राजेश पायलट जी को कांग्रेस ने यूज एंड थ्रो किया, वैसे उन्हें भी यूज एंड थ्रो किया है। इसलिए वो केवल अपने टॉप में ही रहे
और उसका संपूर्ण फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 4.5 साल में चूंकि कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की कुर्सी बचाओ अभियान किया है और विकास के नाम पे राजस्थान में कुछ भी नहीं किया। चलिए सर, अब तो चुनाव खत्म है, इन बातों का आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ असेसमेंट की बात है कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है कुछ सीटों पर, उसका मतलब क्या है? क्योंकि ये संधू हमारे साथ बनी हुई है लगातार। क्योंकि संधू जी, ये आपको क्या नजर आ रहा है? 2018 का जो ट्रेंड था, क्या 2023 आते आते वो बरकरार रहने की उम्मीद है? आप, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इस बात को लेकर के असेसमेंट कर रहे हैं, आशुतोष जी का अलग मानना है, उनका कहना ये है कि कांग्रेस को इससे फायदा होगा, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि जो जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं राजेश जी, कि बड़ी वो मार्मिक अपील थी और प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट के बाद से शायद वो माहौल बदल गया, और जब वोटर्स के मन में भी लग रहा था कि शायद सचिन पायलट मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तो है नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत बार बार अपने आप को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट कर भी रहे हैं और बार बार बता भी रहे हैं कि वो सीएम रहेंगे, तो शायद वोटर्स के मन में कुछ दुविधा रही और जाति के आधार पर वोट पड़ा। आपको क्या इसमें नजर आता है? नमस्कार। मेरा मानना यह है कि ये लोग राजनीति जो करते हैं, फूट डलवाने की राजनीति करते हैं, और हम लोग इस तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी ने डिसाइड किया, उनको जहां पे भी जाने के लिए वो वहां पे गए मीटिंग करने के लिए, तो वो हमारी हाईकमांड डिसाइड करती है कि किसको कहां पे भेजना है। नहीं, लेकिन अपना क्षेत्र, अपना जो पूर्वी राजस्थान, जिसका एक प्रभाव, सचिन पायलट का प्रभाव इस पूरे इलाके पर रहता था, बड़ी जिम्मेदारी थी, और बार बार ये कहा गया, और आखिर मोमेंट पर भी जब राजेश पायलट को लेकर के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का वो बयान जो है वो वापस से ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था कि देखिए साहब, वो आप गुर्जर समाज से अपील कर रहे हैं सचिन पायलट भी। तो यानी कि मुख्यमंत्री को भी ये डर था कि अगर ऐसा मार्मिक अपील हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी डिसाइड करती है और हाईकमांड डिसाइड करता है कहां पे किसको जाना है। जैसे मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मुझे आदर्श नगर और मालवीय नगर विधानसभा दी हुई थी, तो पार्टी डिसाइड करती है कहां पे जाना है। बाकी तो इन लोगों का ये है कि इन लोगों को फूट डलवानी है, कुछ और नहीं मिला तो आप उस पे बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लिया हमें रुकना होगा। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ भरे हुए हैं, क्योंकि जी वापस लौटूंगा मैं आपके पास। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जरा रिएक्शन लूंगा, लेकिन मतदान के आखिर मायने क्या हैं, और गुर्जर बाहुल्य सीटों पर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा आखिर किसके लिए संकट की घड़ी खड़ी करने वाला है, इसको लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान को लेकर के चर्चा, सवाल ये कि पूर्वी राजस्थान जो कि सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, क्या उस गढ़ को बचाने में सचिन पायलट कामयाब रहे हैं? क्योंकि ये सचिन पायलट की नाक का सवाल भी है, और बड़ा प्रभाव सचिन पायलट का रहा भी है। 2018 में सचिन पायलट की बदौलत इस पूरे क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटें जो हैं, 35 सीटें जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में आई थी, और उसमें उन 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने में सचिन पायलट सफल भी रहे थे। बेशक वो गुर्जर समाज से नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी समाज के लोगों ने उन प्रत्याशियों को जिताया था। लेकिन इस बार का क्या ट्रेंड बदलने जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, जरा जान लेते हैं। हमारे साथ लगातार 3 खास मेहमान कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं। आशुतोष जी, आप इस ट्रेंड को लेकर के, अब बड़ी जिम्मेदारी भी है, सचिन पायलट के ऊपर एक बड़ी जिम्मा था, बड़ी जिम्मेदारी थी, और ये चैलेंज भी है सचिन पायलट के लिए कि अगर अपने क्षेत्र के अंदर वो उन तमाम सीटों, कम से कम जो पहले की जो सीटें थी, अगर उनको भी बरकरार रहते हैं या उसके आसपास भी रहते हैं, तो भी एक बड़ी जीत होगी सचिन पायलट के लिए। कांग्रेस का जिस तरह का प्रदर्शन था, 39 सीटों में से अगर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 4 सीटों पर समेट दिया था, तो उस तरह के प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद तो कम से कम मुझे इस चुनाव में नहीं नजर आती है। क्योंकि ना तो इस बार, पिछले बार तब भी वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे इलेक्शन कैंपेन को हेड कर रहे थे, तो पिछली बार वह गुर्जर मतदाताओं को यह उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र का बनेगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो उस तरह के प्रदर्शन को दोहराने की तो उम्मीद मैं शायद नहीं करता हूं। लेकिन दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी को वो उस क्षेत्र में सीमित कर पाते हैं, अगर पिछली बार जिस तरह 4 सीटें थी उसको आगे बढ़ने से रोक पाते हैं, अपनी सीटों को कितना कम करने से रोक पाते हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जो मैंने अपनी बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी के बयान की वजह से
कांग्रेस को फायदा हुआ है, लेकिन साथ में उसमें यह चीज जोड़ी थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि वो सीटों में कितना कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वरना इस बार एक चीज और भी है, पूर्वी राजस्थान के साथ में गुर्जर तो निर्णायक है ही है, लेकिन गुर्जर और मीना का इक्वेशन भी आपको देखना पड़ेगा। गुर्जर और जाट की इक्वेशंस भी आपको इस एरिया में देखनी पड़ेगी। पिछली बार गुर्जर, मीना और जाट तीनों आपको एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखे थे। इस बार जहां गुर्जर वोटर वोट डालने निकला है, तो वही मीना इस बार गुर्जर के साथ में जाकर के वोटिंग नहीं कर रहा है। इस बार आप ये पाएंगे कि पूर्वी राजस्थान में दोनों कास्ट इक्वेशंस एक बार फिर पुराने फॉर्मेट पर है और दोनों एक दूसरे के सामने वोटिंग कर रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि कंपटीशन टफ हुआ है और दोनों लोग अपने लोगों को जिताना चाहते हैं। इस बार एक तरफा चीजें नहीं है कि दोनों मिलकर किसी एक को जिताने के लिए वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि जाति आधारित यहाँ पर वोटिंग हुई है। गुर्जर समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के सीटों में वो कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। 39 में से 35 सीटें या 35 डायरेक्ट तो नहीं थी, 25 सीटें उनके पास डायरेक्ट थी, 4 बीएसपी के पास थी, एक लोक दल के पास थी और कुछ निर्दलीय जो उन्होंने बाद में ऐड किए थे। लेकिन अगर 25 सीटों के अपने पुराने प्रदर्शन को इस बार अगर कांग्रेस उस क्षेत्र में पुनः दोहरा पाती है, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा बाकी दलों के लिए पूर्वी राजस्थान में क्या है, कितनी संभावनाएं हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। आप बीएसपी के प्रवक्ता देशराज सकरवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देशराज जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप सबसे पहले सवाल देशराज जी यही कि पूर्वी राजस्थान में जिसको कांग्रेस पार्टी का गढ़ भी कहा जा रहा है 2018 के नतीजों के मुताबिक, सचिन पायलट का ये गढ़, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ से कोशिश कर रही है कि पूर्वी राजस्थान के इस हिस्से पर बीजेपी का परचम लहराया जा सके, वहीं बीएसपी की यहां पर क्या आपको लग रहा है, कितनी पकड़ और क्या आपको लग रहा है संभावनाएं कितनी है बीएसपी के लिए? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। पहले तो ये पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट का गढ़ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के सटे हुए जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, और इसका सीधा प्रभाव बहुजन समाज पार्टी को मिलता भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं। उसका असर इस पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। और पिछली बार 6 सीटें इसी क्षेत्र से जीते थे बहुजन समाज पार्टी। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, न केवल पूर्वी राजस्थान में बल्कि पूरे राजस्थान में। आपने देखा होगा कि करीब 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी सीधे मुकाबले में है। हाँ। नहीं, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है देशराज जी, उसका मतलब क्या है? ये कहाँ जा रहा है? ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये किसके फेवर में है, आपको क्या लगता है? आप जानते हैं कि वोटिंग परसेंट जब भी बढ़ा है इस प्रदेश में हमेशा दलितों को वोट डालने से रोका गया, और खासकर चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी राजस्थान हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें इस काम में नाकामयाब रही हैं। तो अब ये पॉलिटिकल बात हो गई कि किसी को भी रोका जाता है, ये तो सभी का अधिकार है सर। दलित समाज जो एट्रोसिटी जो कांग्रेस ने की, उस एट्रोसिटी के बदले में दलित समाज बूथ तक पहुंचा है बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के लिए, ताकि वो सत्ता में भागीदारी स्थापित कर सके, पावर ऑफ बैलेंस कर सके। ये नतीजा एट्रोसिटी का, जो कांग्रेस सरकार ने जो एट्रोसिटी की है इस पूरे प्रदेश में, चाहे वो इंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे ओम प्रकाश रैगर का हो, इन सब प्रकरणों के खिलाफ आवाज के लिए दलित समाज बाहर निकला है बूथ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, राजेश जी को जोड़ रहा हूं। राजेश जी, इसके पीछे कारण क्या आपको नजर आता है? अगर सचिन पायलट, आप कह रहे हैं कि वो मार्मिक अपील प्रधानमंत्री की, सचिन पायलट को बतौर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना, या जो उनकी स्थिति है उसको लेकर के वोटर्स के मन में शंका होना, बहुत सारे आपने कारण गिनाए थे। बीजेपी का प्लस पॉइंट, ये तो आपने दूसरी पार्टी की कमियां गिनाई, लेकिन बीजेपी का प्लस पॉइंट यहां पर क्या है? कोई बड़ा चेहरा तो है नहीं। सुधेंदु जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने जब सभा में कहा तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। दूसरा, मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूं, पिछली बार 39 में से 35 सीटें हम हार गए थे, क्योंकि वहां एक ये चेहरा था कि गुर्जर चेहरा है, युवा चेहरा है, उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो गुर्जर हैं, मीणा हैं, जाट हैं और ओबीसी जैसी एसटी वाले मिलके सरकार बना दी। लेकिन पिछले दोनों चुनाव जब दोनों सरकार थी कांग्रेस की, आप देखना 6 विधायक बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन लेके सरकार बनाई थी। अभी बीएसपी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही बात कही कि 4.5 साल में इस कांग्रेस ने इतने एट्रोसिटी किए, इतने अत्याचार किए हैं। वो केवल ऐसा नहीं कि
केवल एससी पर ही किया, सभी चलिए समाजों ठीक पर है, किए। यानी कि ये आप जो देखिए वोटिंग परसेंटेज है, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया चारों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मोदी के दाव का कितना प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ सचिन पायलट क्या अपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपने प्रभाव को बरकरार रख पाने में कामयाब रहेंगे, ये फिलहाल नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।